हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आज अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर एक बहुत ही हॉट या कहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। वो जो टॉपिक है वो है ट्रिपल तलाक, हलाला, इद्दत एंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि ये पहले सब मामला एक बहुत ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन सर्टेनली ये मामला उठाए जा रहे हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अभी अभी न्यूज़पेपर्स में भी आया है, टीवी पे भी आया है कि गवर्नमेंट आने वाले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हलाला के ऊपर और इद्दत के ऊपर कानून ला रही है। तो इस बारे में मुझे कहना है, पहले तो ये कि ट्रिपल तलाक थी, गवर्नमेंट ने उसे बैन किया। ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं थी, तो उसूलन उलमा को आगे आना चाहिए था और इस कानून को लाने से पहले ही एक फतवा या एक हुक्मनामा जारी करते कि ये प्रैक्टिस ख़त्म करें मुसलमान, लेकिन इन्होंने नहीं किया और उससे एक हुकूमत को एक मौका मिला कि आपकी रुसवाई हुई, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और इसे बैन किया गया। और वैसे भी ट्रिपल तलाक को मुश्किल से 20% मुसलमान प्रैक्टिस करते थे, 80% मुसलमान इसे नहीं मानते थे, ना ये प्रैक्टिस पे थी। एनी हो, ये हुआ और सही हुआ, क्योंकि उलमा पीछे रह गए, हुकूमत ने किया। और हुकूमत को हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुकूमत को मुसलमानों को ह्यूमिलेट करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, हुकूमत उस नीयत से लाई कि शायद औरतें इलेक्शन में इनके फेवर में आ जाएंगी। ये था इसका मामला। अब आता है सवाल हलाला का। हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है और हलाला जो है ये एक हराम प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिस में था ये हराम थी। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जो हो रहा था कि किसी ने गुस्से में, शराब पी के, सोते में, फ़ोन में, लड़ाई में तलाक कह दी, तो हम कहते थे मौलाना हमारे सब कि तलाक हो गई। अब वो कहता था साहब ये तो गलती हो गई, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, क्या करूं। तो जो 70 साल का बुजुर्ग होता था वो कहता था उस 20 साल की लड़की का मुझसे निकाह कर दीजिए, 2 दिन मेरे साथ रहेगी, तीसरे दिन मैं उसे तलाक दे दूँगा और उसे और वो फिर आपके लिए हलाल हो जाएगी, आप शादी कर लीजिए। तो ये था हलाला, जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जो कि कायदे से हराम है, और ये प्रैक्टिस क्रिमिनल प्रैक्टिस थी और है। लेकिन सवाल ये है, देखिए हलाला एक्चुअल में है क्या वर्ड। हलाला वर्ड मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है, गलत यूँ नहीं, वर्ड तो सही है कि जो नॉर्मल तरीके से अगर कोई डाइवर्स हुआ है इस्लामिक तरीके से, वही एक महीने का गैप जो कुरान में पूरा प्रोसीजर दिया है, उस तरह से तलाक हो गई और उसके बाद उसकी शादी कहीं हो जाए और फिर कभी 10, 5, 2, 4 साल में किसी वजह से उसे डाइवर्स हो जाए, तो वो औरत अब पहले मियाँ के लिए रिलीजियसली उससे निकाह कर सकता है, जिसे कहते हैं कि पहले मियाँ के लिए हलाल है। तो ये हलाला वर्ड वहाँ से लाया गया है। तो वो प्री डिसाइडेड नहीं होता कि आपसे निकाह होगा और आप तलाक देंगे और फिर मैं वापस ले लूँगा। दूसरी बात अब जहाँ तक गवर्नमेंट की है, जो करना चाह रही है, वो तो आपको टारगेट कर रही है कि जब आपने ट्रिपल तलाक ही बैन कर दी तो हलाले की बात तो रही ही नहीं। अब हलाला तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। जैसे क्रिमिनलाइजेशन आपने किया है उसका, वो गलत किया है भाई। यहाँ तक ठीक है, 3 तलाक बैन है, तो ना तो क्रिमिनलाइजेशन की ज़रूरत है उसमें और न ही हलाला की बात करने की, क्योंकि हलाला वही हराम है जो उससे रिलेटेड था, ट्रिपल तलाक से। तो जब ट्रिपल तलाक आपकी हराम हो गई, वो क्रिमिनलाइज हो गई, वो बैन हो गई, तो अब हलाला पर डिस्कशन करना या गवर्नमेंट का ये कहना कि हलाला को हम बैन करेंगे, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई सही नहीं है। और दूसरी तरफ उल्मा अगेन दे आर फेलिंग, उन्हें ये कहना चाहिए, आना चाहिए आगे कि वो ट्रिपल तलाक भी गलत थी, इस्लाम का हिस्सा नहीं था, और जो हलाला है ये तो बिल्कुल ही बहुत ही शैतानी काम है, ये कहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, लिहाजा होना यह है कि
आपका पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, कौम जलील होगी और इस पर बैन लगेगा, जबकि बैन की कोई ज़रूरत नहीं, बैन की यूज़र नहीं कि ट्रिपल तलाक ही बैन हो गई। अब आइए आगे, दूसरा इशू जो ला रहा है इद्दत का। इद्दत में भी ज़रूरी है कि उलमा कुछ क्लैरिफिकेशन दें। इद्दत 4 महीने की होती है अगर किसी औरत को तलाक दे दें। किसी औरत को मियाँ की डेथ हो गई तो उसमें इद्दत का कंसेप्ट है। वो इद्दत के पीछे कंसेप्ट क्या है, उसकी स्पिरिट को समझना ज़रूरी है। वो स्पिरिट ये है कि मान लिया आज मियाँ की डेथ हो गई या आज मुझे एक लड़की को डाइवर्स किया और कल 2, 4, 7, 10 दिन के अंदर वो दूसरी शादी कर ले और वो प्रेग्नेंट है, तो ये पता लगाना कि ये प्रेगनेंसी पहले मियाँ से है या जिससे दोबारा निकाह किया है डाइवर्स के बाद या मरने के बाद उससे है ये बच्चा। तो इसलिए ये 4 महीने का रखा कि 4 महीने में ये पता चल जाता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, और अगर है तो वो बच्चा जाहिर है जो डेथ हो गया, जो एक्सपायर हो गया या जिसने तलाक दी उसका बच्चा है। ये स्पिरिट है इसके पीछे इद्दत के। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 80 साल की औरत है जिसके पोते पोती और चलने काबिल नहीं, उसके मियाँ की डेथ होती है तो उसे भी इद्दत कंपलसरी कर दिया आपने। जिस औरत के बच्चा होता ही नहीं है, चाहे वो 40 साल की भी हो या ऐसी है 30 साल की भी, डाइवर्स हो गया या मियाँ की डेथ हो गई, बच्चा उसके था ही कोई नहीं और होता ही नहीं था, तो उसके लिए इद्दत कैसी। तो इद्दत को समझाने की ज़रूरत है इन उलमाओं को कि कौम को समझाएं और सही तरीके से दें। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, सर्टेनली इट इज़ नॉट लाइक ट्रिपल तलाक, इट इज़ नॉट लाइक अदर थिंग्स। ये एक दीनी मामला है जिसे दीनी उलमाओं ही को तय करना चाहिए और इसे क्लैरिफाई करना चाहिए कि इद्दत किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए नहीं ज़रूरी है। कभी कभी पूरी फैमिली में एक औरत के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और सब कुछ वही कमा के उनका पेट भरना है, मियाँ की डेथ हो गई, उसने डाइवर्स कर दिया, तो नो डाउट उसे शादी तो 4 महीने तक नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इद्दत कंपलसरी करना, वो घर में बैठ जाए, उन बच्चों को कौन फीड करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे जो उलमा हैं वो बैठे सर जोड़ करके और इसे क्लैरिफाई करें। अब आता है उसके बाद वही जो चल रहा है आज हॉट टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग अब कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि हम इसे जस्टिफाई करें। तो उन्होंने, जैसे मैं पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी कभी इसका नाम लेते कॉमन सिविल कोड। कॉमन मीन्स कॉमन टू एवरीबडी, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म फॉर एवरीबडी। और आपका आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर अप्लाई किया जाए तो उसे करना है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे मुल्क में करना है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट समझ गई कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज़, तो हम तरह तरह की बातें हम भी करने लगे उसे जस्टिफाई करने के लिए। अब आइए इस पर, जैसे हम बात कर रहे हैं 22nd लॉ कमीशन की कि उसकी रिकमेंडेशन ये है, और जो रिकमेंडेशन दी कि 30 दिन के अंदर आप डिस्कशंस करें, हम करेंगे डिफरेंट उनसे ग्रुप से, और उसके बाद एक यूसीसी का ड्राफ्ट इस पार्लियामेंट में लाएंगे। लेकिन 22nd ने तो ये कहा, उससे जस्ट पहले वाला जो है 21st लॉ कमीशन, उसने 2018 में कहा कि यूसीसी वाज नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। जस्ट इमेजिन, वो कहे ना ये ज़रूरी है और ना डिज़ायरेबल है, लिहाजा इसे लाने से, चूँकि वो समझते हैं इससे समाज के मामला सुलझेंगे नहीं बल्कि उलझेंगे। उसके बाद यूसीसी जो है, देखिए ये सबको मालूम है कि यूसीसी का मकसद क्या है। यूसीसी का मकसद तो सिर्फ ये दिखाना है मेजॉरिटी कम्युनिटी को दैट दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स। चूँकि इलेक्शन जितने अब तक हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान ही को बना करके हो रहे हैं, लिहाजा अदरवाइज यूसीसी इज एम्ड एट रिप्लेसिंग लॉ बेस्ड ऑन, क्या मतलब कि यूसीसी जो है उसका जो एम है वो उन कानूनों को रिप्लेस करेगा जो कि रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस
उससे कंट्रोल होते हैं, उनके बेसिस पर हैं। तो उससे ये वन कॉमन लॉ ला करके इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। देखिए, जो हमने कुछ दिन पहले भी कहा कि इवन हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो थ्रू आउट कंट्री यूनिफॉर्म नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में और है। नॉर्थ इंडिया के अंदर आप ब्लड रिलेशन के यहाँ शादी नहीं कर सकते, हिंदू अपने गोत्र में नहीं कर सकते। वेयर एज गोवा के अंदर, और हाँ नॉर्थ में एक ये है कि शादी का मतलब है दो आत्माएं एक दूसरे में मर्ज कर गई और ता जिंदगी ये मर्ज रहेंगी, अलग नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ गोवा में हिंदू पर्सनल लॉ में प्रोविज़न है दूसरी शादी का। वो क्या है कि अगर 5 साल तक एक औरत के बच्चा ना हो तो वो लीगली दूसरी शादी कर सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड गोवा। अब आइए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में बहन की बेटी से यानी भांजी से मामा की शादी सबसे पवित्र शादी मानी जाती है, जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैं यमन में जब था, वहाँ एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे मेरे दोस्त, जो कि तमिलनाडु के थे। तो उन्होंने मुझसे बताया कि ये मेरी वाइफ जो है मेरी बड़ी बहन की बेटी है। तो दैट इज सपोर्ट टू द बेस्ट मोस्ट सेक्रेट मैरिज। अब नॉर्थ में तो ये नहीं। तो हिंदूज ही में यूनिफॉर्म नहीं है। व्हाट टू से ऑफ क्रिश्चियन। सिखों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शादी का कंसेप्ट कुछ और है। नॉर्थ ईस्ट में कंसेप्ट कुछ और है, ईसाइयों में कुछ और है, आपका जो हमारे पारसी भाई हैं उनमें कुछ और है। तो आपका कहना क्या है कि ये कैसे मुमकिन है एक घर में 2 कानून हो? इसका मतलब यानी पूरे मुल्क में एक कानून हो। आपका तो आईपीसी भी यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ स्टेट्स में अलग है, डेफिनेशन अलग है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और अब नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स ने ये लिख कर के भेज दिया है कि हम इसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। लिहाजा अब गवर्नमेंट रीथिंक कर रही है और ये बातें कहनी शुरू कर दी कि नॉर्थ ईस्ट विल बी एक्सेप्शन, उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। जब उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे तो मुसलमानों को क्यों करेंगे, क्रिश्चियंस को क्यों करेंगे, सरदारों को, सिखों को क्यों करेंगे? तो क्या अब तक दूसरी चीज़, हम आज़ाद हुए हमें इतने दिन हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, क्या कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई इसकी वजह से जो आप यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं? और यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की फाउंडेशन इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ज़बान हैं, अलग अलग सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद वी आर बाउंड टुगेदर, वी आर लिविंग टुगेदर। मुल्क के लिए सब लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की बातें जो लॉजिक दी जा रही हैं वो जायज़ नहीं है। पर्सनल लॉ एंड लॉ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन आर लाइकली टू बी कवर्ड बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी सक्सेशन, किसे कौन कौन सक्सेसर होगा आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी में, या उसके बाद जो अडॉप्शन है, इस्लाम में अडॉप्शन का कोई मामला नहीं है। उसी तरह ये सब चीज़ों को, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें हर ट्राइब में, हर रीजन में, हर रीजन में अलग अलग है। तो इन्हें आप एक जगह ला करके कॉमन नहीं बना सकते और ना आप बनाएंगे। लिहाजा आपका मकसद अब ये है जस्ट टू टारगेट मुस्लिम कि स्टेट वाइज हम इम्प्लीमेंट करें। यही वजह है हमारे एक मोहतरम ने यूनिफॉर्म और कॉमन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड, दोनों वर्ड जो है यूनिफॉर्म और कॉमन को डिफ्रेंशिएट किया और एक्सप्लेन किया कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये कुछ एरियाज़ में या कुछ कम्युनिटीज़ में यूनिफॉर्म करें या कुछ स्टेट्स में यूनिफॉर्म करें, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 44 कहता है अगर यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द होल टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं
दैट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। कितनी अच्छी बात है, और ये सच्चाई कही उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि सबके इक्वल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है फॉर ऑल सिटीजन। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो पहले तो हम यही इंश्योर कर लें कि सबको इक्वल राइट दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा। ना तो बोलने की सबको इक्वल आज़ादी है, ना खाने की आज़ादी है। अभी भी रिसेंटली अभी केस हुआ है कि एक साहब ने 40 या 50 गायें पाल रखी थी दूध के लिए, बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर फॉर्म हरियाणा में। वहाँ बजरंगी आए या गौ रक्षक आए और उनकी 40-60 की 60 गायें जो थी उन्हें ले गए और उनके ऊपर उल्टा केस ये और कर दिया कि ये तो स्लॉटरिंग के लिए थी। गौर करिए किस तरह से हराज किया जा रहा। और नॉर्थ ईस्ट में आप जाके कहते हैं कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, तो ये जायज़ नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर या जब हो जाता है वो सबका प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी सिर्फ किसी ख़ास लोगों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हर कौम के, हर कम्युनिटी के, हर कास्ट के। तो उन्हें चाहिए, उन्हें, मैं कौन होता हूँ ऐसे राय देने वाला, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि सबको प्रोटेक्शन दें, सबको एक तरह से जो वो खुद कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव द इक्वल राइट्स, वो राइट दें। हमारे खाने पे भी पाबंदी, कहीं कहा जाता है कि हलाल गोश्त नहीं बिकने देंगे, इसका मतलब मुसलमान जिसे हराम समझता है उसे खाए। कहीं कहते हैं आप हिजाब नहीं पहन सकते, हिजाब इज़ ए पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ, वो अलग अलग है। कुछ जगहों पर यह है कि सिर्फ सर ढकी है, कुछ का यह है कि ऐसा कपड़ा ऊपर से ले देखिए जिससे बॉडी के पार्ट्स नज़र ना आए। फेस ढकना पार्ट ऑफ इस्लाम में समझता हूँ नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी रहा तो उसे करने दीजिए। वो 2% लोग हैं, सो व्हाट, हाउ डज इट मैटर सोसाइटी पर। आप तो एक तरफ हम कह रहे हैं लोगों को कपड़ों से पहचान लिया जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिहाजा व्हाट आई नो, व्हाट आई अंडरस्टैंड, people have doubt, people have raised doubts about the intention of the BJP in raising the UCC Uniform Civil Code issue in run-up to 2024 election। इसका मतलब यही कि इतनी जल्दी जो आई है, इतनी गर्मी जो आई है यूसीसी के लिए, वो 2024 के इलेक्शन को सामने रख के आई है। मैं समझता हूँ इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये कहना क्या मुल्क में 2 कानून, मुल्क में 100 कानून हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं और हैं और रहें, और इसे से यूनाइट रहा मुल्क। लिहाजा इसे सोचने की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि अगर है वाकई आप चाहते हैं तो ये यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हो थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसी तरह से जैसे गाय के स्लॉटर का है, कौ स्लॉटर है, गाय हमारी माता है, हम मेजॉरिटी कम्युनिटी पूछती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि गाय को मुसलमान स्लॉटर करना बैन करे, बंद करे, और अगर करे तो उस पर फांसी की सज़ा भी अगर देंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि नॉर्थ में गाय के नाम पर आप लोगों की जान ले रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में जाके आप कह रहे हैं कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर गौ स्लॉटर बैन करना है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको बैन करना चाहिए। तो यही मुझे कहना है। वी आर नॉट एनिमीज ऑफ बीजेपी, ना हम उन्हें एनिमी समझते हैं, ना वो हम उनके एनिमी हैं। लेकिन सर्टेनली जब वो टारगेट करेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो लोगों का दिल टूटेगा। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014-19 में बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से आए, लोग उन्हें मानते हैं। और अब आपने बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि मुसलमानों को गले लगाएं, मोदी मित्र बनाएं। तो जब ये इंटेंशन है तो इन चीज़ों को भी रोकिए। जो जुर्म हो रहे कम्युनिटी के नाम पे, जो डिवाइड की जा रही सोसाइटी कम्युनिटी के नाम पर, उसे ख़त्म किया जाए। आपस का भाईचारा, मोहब्बत, प्यार बढ़ाया जाए। हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो बड़े भाई हैं, मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो छोटे भाई हैं। छोटे भाई बड़ों की इज्जत करें और बड़े भाई शफ़क़त का हाथ उनके सर पर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।